जी10 न्यूज के दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं हूं स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ईएनटी माने तो कान, नाक और गले के डॉक्टर्स। इनको लेकर हमारी सब लोगों की अलग अलग मंशाएं होती हैं और लोगों को नहीं अक्सर पता होता कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक कुमार पाठक, जो कि एमबीबीएस और एमएस की डिग्री हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर साहब नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में एक सीनियर ईएनटी सर्जन है। ये साथ ही शारदा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सीनियर ईएनटी सर्जन होने के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हैं। इसी के साथ इन्होंने एक नया इनिशिएटिव, अपना एक हॉस्पिटल भी शुरू किया हुआ है काफी पहले से, जिसका नाम है डॉक स्ट्रीट हेल्थ केयर एंड इंटीग्रिटी, जहाँ के ये सीईओ और सीनियर ईएनटी सर्जन हैं। तो वी वेलकम यू सर। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जी घर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे सबसे आसान सवाल से शुरुआत करना चाहूंगी। ईएनटी सर्जरी में आपने अपना करियर क्यों चुना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाक कान गला, तो ये इसमें हमारी 3 इंद्रियाँ जो है, जो 3 सेंसेस हैं वो मिले हुए हैं। बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। आँखें जिससे हम देखते हैं, कान जिनसे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सूंघ सकते हैं और जीभ जिससे हम स्वाद ले सकते हैं। बाकी हमारी जो त्वचा है जिससे हम की महसूस कर सकते हैं और जो जॉइंट है हमारे हैं। तो इसमें हमारे जो 3 सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हमारे अंदर सुनने की क्षमता है तो हमको पता है कि हम सुन सकते हैं, और जिनके पास में नहीं है, जो कि बधिर है या जो जिनको हियरिंग लॉस है, उनके लिए ये एक तरह से डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब है ना। तो हमको किस तरह से अपनी पेशेंट की हियरिंग को रेस्टोर करना है। नाक में अगर हमको खुशबू ना आए, मतलब एक भी दिन, तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई नाक खुशबू नहीं आ रही है या स्मेल नहीं आ रही है। उसको कैसे रेस्टोर करना है। स्वाद, अगर हम किसी चीज़ का स्वाद ना ले पाएँ तो उसको कैसे रेस्टोर करना है। तो ये बहुत ही एक तरह से स्पेशलाइज्ड एक ब्रांच है, और इसमें गहन अध्ययन के अलावा गहन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। उसके बाद ही इसमें पारंगत या एक्सीलेंस हम पा पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने करियर की शुरुआत कब की थी? कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में काम करते हुए? तो एमबीबीएस मैंने 2008 में खत्म किया था, और 2013 में एमएससीएनटी की परीक्षा पास करी थी। उसके बाद तब से जो है कार्यरत है मेरा, लगातार तो 14 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस ब्रांच में। अभी हमने जाना कि आप कैलाश हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल और डॉक स्ट्रीट हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। इससे पहले किन किन प्रमुख संस्थानों में आप काम कर चुके हैं? तो ज़्यादातर मेरा समय तो कैलाश हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल में ही गया है, क्योंकि प्रोफेसर तक जाने में आपको कम से कम 7 साल मिनिमम लगते हैं। और एज कंसल्टेंट, पहले जूनियर कंसल्टेंट चालू करा, फिर कंसल्टेंट, फिर सीनियर कंसल्टेंट। तो ये जर्नी काफ़ी बड़ी रही है। इसके अलावा एम्स में भी कुछ टाइम काम किया है, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस है वो पूरी चल रही है। जी जी। ईएनटी को लेकर आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि सबसे आम समस्याएं लोगों में कौन सी हैं और उनसे कैसे बचाव करना चाहिए? तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो पेशेंट आते हैं ईएनटी के, वो नाक की समस्या लेकर बहुत ज़्यादा आते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से जो नाक का काम क्या है कि फिल्टर करती है एयर को, है ना। तो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नाक के अंदर एलर्जी कंडीशन चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है आज की डेट में। हर तीसरे व्यक्ति में एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो उसके लक्षण देखने को हमको मिलते हैं। कान की समस्याएं भी पोस्ट कोविड जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। हियरिंग लॉस वगैरह, हियरिंग लॉस पोस्ट कोविड जिसको हम बोलते हैं, सेंसिटिव हियरिंग लॉस, उसकी भी समस्या काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। जी। और तीसरी जो है वो हैबिट रिलेटेड है। कोई पेशेंट तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है तो मुंह का कैंसर, ये सब, तो या गले का कैंसर, या बोलने की जो ध्वनि का वोकल कॉर्ड्स का है ना, तो ये भी पेशेंट आते हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे पोल्यूशन फैल रहा है, तो इन सब से बचने के लिए, जो बीमारियां फैल रही है ईएनटी में आजकल, इनसे बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमको बचाव करना है। दवाइयों से पहले हमको बचाव की तरफ जाना होगा। तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी देखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं या बहुत ज़्यादा वाहन है, तो वहाँ पे मास्क हम लगा लें। उसके अलावा अगर भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा मास्क का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक जो है हम बचाव कर सकते हैं।
ऐसी हम आदतें जो है हमारी, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना है तो इनसे हम बचें, इनके लिए जागरूकता फैलाएं। पूरे मास जो है वो जो है ये कैंपेनिंग होनी चाहिए इसके लिए, ताकि हम इन इन सब समस्याओं से हम जो है निदान मिले हमें। जी, जी। ईएनटी में अक्सर जो बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में लोगों को काफ़ी देर से पता चलता है क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते कि कान, नाक, गला इनमें तो रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इनके शुरुआती लक्षणों को लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो कुछ समस्या है जिसमें तो को पेशेंट आराम से पता लग सकता है कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है। अगर पेशेंट की आवाज़ बैठ रही है, बहुत लंबे समय से तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाज़ बैठ रही है, तो उसकी तरफ इशारा जाता है कि हाँ, पेशेंट कभी की कभी जो है वो चिकित्सक के पास में या नाक कान गला विशेषज्ञ के पास में जाते हैं। जी, जी। और कुछ समस्याएं जिसको कि पेशेंट इग्नोर करते रहते हैं, उसके बाद वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कान के बहने की समस्या, कान से आवाज़ आ रहा है लेकिन पेशेंट ड्रॉप लेते हैं, वो सूख जाता है। लेकिन कभी-कभी एक इन्फेक्शन कभी-कभी ब्रेन तक भी पहुँच सकता है। जी, जी। तो इसकी जागरूकता बहुत होनी चाहिए पेशेंटों में भी जी, कि ये इन्फेक्शन हम जल्द से कंट्रोल करें। सर्जरी के द्वारा इसका निदान किया जा सकता जी। है ना? तो ये कुछ जो बीमारियाँ हैं इनके लिए हम पहले से अगर ट्रीटमेंट चालू कर दें तो इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। जी, जी। इसी से मुझे एक बात ध्यान में आई कि ईएनटी के लिए लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही घरेलू इलाज करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि अगर कान नाक में कोई दिक्कत है तो खुद ही तेल डाल के ठीक कर लेंगे या घी डाल के ठीक कर लेंगे। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो सच में काम करते हैं और ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो बाद में नुकसान करते हैं? देखिए, घरेलू अगर कान में अगर आप तेल डाल रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, है ना? तो कान जी, में जी। तेल डालेंगे तो थोड़ा-सा ना फंगस का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। हम जो बोलते हैं पेशेंट को कि आपको कान में कुछ डालना नहीं है, उसको सूखा रखना है मतलब। कान की खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी स्किन होती है वो सेल्फ क्लींजिंग करती है अपनी होती है ना। तो जी। कान में हम अक्सर क्या करते हैं, या तो कोई तेल डाल लेते हैं, घी डाल लेते हैं, कोई ड्रॉप ऐसे डाल लेते हैं ना, जो कि ज़्यादा नुकसान करता है बनस्पत फ़ायदे के मतलब। जी, जी। ठीक है, सेम कंडीशन आती है कि हाँ, कुछ कुछ घरेलू घरेलू चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल्दी। हुँ। हल्दी जो होता है इसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम हल्दी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी हमारी और कुछ कैंसर की भी समस्या से बचने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु जब भी कुछ लक्षण आए, हमारा यही एडवाइस रहती है, सुझाव ये रहता है, आप तुरंत दिखाएँ डॉक्टर को। अ, इसी के साथ एक और चीज़ है कि लोगों में ना बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं, लोग अपनी मनगढ़ंताएँ बना लेते हैं कि इस चीज़ से ठीक होगा, इससे नहीं होगा। टॉन्सिल्स को लेके लोगों ने बहुत चीज़ें सोच रखी हैं कि कोई कहता है सर्जरी करवाओ, कोई कहता है नहीं करवाओ। तो ऐसी कौन-सी मिथ्स हैं जो आप हमें क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, नहीं ये गलत है, ये सही है? तो आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है कि टॉन्सिल को लेके पेशेंट ये रहते हैं कि टॉन्सिल नहीं निकलवाना है, इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो हाँ, टॉन्सिल का शुरू के जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में चाइल्ड में थोड़ा-सा इम्यूनिटी का इश्यू रहता है, उसके बाद वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और अगर ये और क्योंकि होता मुख्य रास्ते में है, तो हम लगातार ये एक्सपोज़र होता रहता है इन्फेक्शन से। तो एक हमारे क्राइटेरिया है कि अगर पेशेंट को 7 एपिसोड्स हो रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के 1 साल में, या 5 एपिसोड्स हो रहे हैं लगातार 2 साल में, या 3 एपिसोड हो रहे हैं लगातार 3 साल में, तो इस केस में इनको निकलवा ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये तरह-तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जी। इसके साथ जो ईएनटी है, इसमें आजकल नई-नई तकनीक आ रही हैं, जैसे जो पेशेंट्स ढंग से नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए हियरिंग एड्स आ रही हैं। कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि ये वाटरप्रूफ हैं। इसी तरीके की और भी बहुत सारी तकनीकें हैं, तो कुछ तकनीक ऐसी हैं जो आपने अभी तक इस्तेमाल करी पेशेंट्स के साथ और आपको लगा कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है? आज की डेट में ईएनटी जो स्पेशलिटी है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स नवीनतम पद्धति आ गई हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नाक की सर्जरी, तो नाक की सर्जरी आजकल दूरबीन के थ्रू होती है, जी। और ये पिछले 20-20 साल से हो रही है ना? तो दूरबीन के थ्रू हम नाक के अंदर जाते हैं और छोटी-छोटी जो कैविटीज़ हैं, जो साइनसेज़ हैं, उनको हम बड़ा करके देख सकते हैं। जी, यहाँ से जी। की बीमारी को हम आराम से निकाल सकते हैं। जी, जी, जी। टेप आ गए हैं। टेप जो होते हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रिक शेवर टाइप के होते हैं, जो कि पॉलिप्स वगैरह को साफ करते चले जाते हैं। कोएब्लेटर आ गए हैं। कोएब्लेटर जो होती है ऐसी टेक्नीक है जिसके थ्रू
अगर हम टॉन्सिल को निकालते हैं तो ब्लड लॉस बहुत कम होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है। इसके अलावा आजकल रोबोटिक सर्जरी भी चल रही है बहुत सारे सेंटर्स पे। तो ईएनटी में और इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम आ गए हैं। नेविगेशन में आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से हिस्से में है। मतलब इससे क्या है कि वाइटल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बच जाते हैं, जी जी सर्जरी बहुत सेफली हो जाती है। आजकल एआई का ज़माना भी आ गया है, तो फ्यूचर अभी एआई का ये बोलते हैं कि हियरिंग एड्स में खासकर जो है एआई का जो यूज़ होएगा, है ना। और इससे कि जैसा आपने बताया कि हियरिंग एड वाटरप्रूफ आ गए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टेड आ गए हैं, है ना। तो इसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। जी जी जी। एक डॉक्टर के रूप में आज तक की ईएनटी सर्जरी की इस करियर में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? कोई ऐसा स्पेशल केस आया हो कि आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत मुश्किल है? देखिए, चुनौतियों का ऐसा है कि डॉक्टर के लिए चुनौतियाँ तो रोज़ ही आती है ना, हर तीसरे दिन आती रहती हैं। तो वो आपको कैसे कोप अप करना है, उनको कैसे मैनेज करना है इथिकली, है ना। और अ, पूरा जो है, जो आपकी प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके मैनेजमेंट के वो हैं, और उसके थ्रू हम जाते रहते हैं। ऐसे कई केस आते हैं, है ना। तो जो कि कभी-कभी जटिल होते हैं काफ़ी। जी जी जैसे एक बच्चे में एंजियोफाइब्रोमा, जो कि ट्यूमर होता है नाक के पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। जी हाँ, तो वैसे केस भी हमने ऑपरेट करे हैं। जी जी उसके अलावा कभी-कभी कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली इतना वो नहीं होते, साउंड नहीं होते, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड उससे होते हैं, तो उनके लिए भी हम आगे बढ़ के ये काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो प्राइमरी मोटो रहता है जो है मेडिकल साइंस में, पेशेंट फर्स्ट। जी बाकी सब बातें बात की है, पहले आपकी पेशेंट की सेफ्टी, जी पेशेंट को डिसीज फ्री करना है। हाँ जी यही इसीलिए आप डॉक्टर बने हैं, और इसीलिए जो है आप समाज को क्या दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज से क्या ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप समाज को क्या दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो ये तो चुनौतियों की बात हो गई। अब आपने ये करियर चूज किया है तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा। सबसे जो इसका आपको इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा कि हाँ ये काम करके बहुत मजा आया, कि मैंने ये नौकरी चुनी है तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये है? सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी बात करूँ, तो जब पेशेंट खुश खुश होता है ना, तो वो उसका कोई भी ये आशीर्वाद देके जाता है आपको, जो ब्लेसिंग देके जाएगा आपको, उसका कोई भी दूसरा कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ा आपका रिवार्ड वही है। जी जी जो पेशेंट आपको बोल के जाए कि डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया मेरे को, बाकी फिर सारी चीज़ें जो होती हैं वो मायने नहीं रखती है हमारे लिए। जी जी। अभी अगर हम बात करें तो फरवरी चल रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, और इसमें जो कान नाक और गले की बीमारियां हैं वो हम ज़्यादा बढ़ी हुई देखते हैं लोगों में। तो आपने अपने केसेस में अभी तक क्या नोटिस किया कि लोगों की क्या क्या समस्याएं चल रही हैं इस वक्त, इस और समय कैसे उन्हें हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? इस समय जो है, खासकर ये महीना जो है फरवरी मार्च का, इस जो पतझड़ का जो मौसम है, स्प्रिंग सीजन जो है, इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो शेडो होते हैं, जी जी जो कि एक बहुत कॉमन एलर्जन है। तो इस समय में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा डेवलप होते हैं। जी जी लगातार छींके आना, नाक में खुजली होना, आँखों में खुजली होना, है ना। तो इस तरह के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं इस समय। इनसे बचाव कैसे करें, तो जो पेशेंट होते हैं जो कि एलर्जिक राइटिस के पहले से डायग्नोस केस हैं, जी जी है ना, नॉर्मली भी हमको थोड़ा सा इस मौसम में थोड़ा सा बच के रहना होता है। जी थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें, जी है जी ना। जी और जितना भी हो बचाव करें चीज़ों से, मतलब तो ये इस समस्या से काफ़ी निजात पाया जा सकता है। जी जी तो इस समय तो खासकर एलर्जिक राइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फरवरी मार्च में खासकर। जी। तो आपका कहना है कि मास्क लगाएं और इन समस्याओं से आप बच सकते हैं? जी। और जो 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 डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको बिल्कुल फ़ॉलो करें आप, है ना। डूज एंड डोंट्स मतलब जैसे? मतलब क्या करें, क्या ना करें। जी जैसे जी कान के अंदर कुछ भी चीज़ ना डालें जब तक कि आपको एडवाइस ना दी जाए। हम्म, तेल हो गया या कुछ भी, कान से कुछ ईयरबड भी हम यूज़ करते रहते हैं, कान खुजाते रहते हैं, क्योंकि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। जो कि अंदर ट्रॉमा कर सकता है, नंबर 1 चोट कर सकता है, अंदर अंदर इन्फेक्शन पहुँचा सकता है, उल्टा हुआ, है ना, फंगल इन्फेक्शन, जी जी है ना। तो ये है। और मास्क जो है ना वो थोड़ा रिलीजियसली अगर हम लगाएँगे तो कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज़ से हम निजात पा सकते हैं। जी जी। साइनस इन्फेक्शंस जो हैं उनको लेके और उनके इलाज को लेके आप लोगों को क्या सलाह देते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइनसाइटिस के जो पेशेंट आते हैं हमको, साइनस अगर मैं बता दूँ साइनस होता क्या है, तो साइनस एक कैविटी है।
जी जैसे शरीर में 3 तरह की बोन्स होती हैं, कॉर्टिकल बोन, कैंसरस बोन और न्यूमेटिक बोन। कॉर्टिकल बोन मतलब ठोस बोन होती है और न्यूमेटिक जो चेहरे की बोन है वो एक तरह से खोखली बोन होती है। उनकी बाहर की परत होती है, अंदर की परत होती है, बीच में एयर होती है, हवा होती है। कभी-कभी इसमें म्यूकस बढ़ना चालू हो जाता है या पस बढ़ना चालू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। अब पेशेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो उसको या तो नज़रअंदाज करते होते हैं कि नॉर्मल एलर्जी है, नॉर्मल सर्दी है, तो वो उसको जब तक पेशेंट पहुँचता है तो ऑलरेडी वो साइनसाइटिस डेवलप हो जाती है पेशेंट को, मतलब सारे के सारे साइनसेस डेवलप हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आँखों की तरफ स्वेलिंग आ गई पेशेंट को, है ना? या बहुत रेयरली अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो ब्रेन की तरफ भी आ सकता है ना? तो उस स्थिति तक ना जाने ना 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 पहुँचे उससे पहले ही हमको नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर पाए सीटी स्कैन के थ्रू कि मुझे सर्जरी पे जाना है या सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे भी रहना है ना? तो जो हमारा जो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो स्कैन के थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई पेशेंट को भी सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है? अगर उसमें हम थोड़ा-सा भी वो करेंगे डिले करेंगे तो वो दिक्कत कर सकता है पेशेंट को। जी जी आपके करियर का आज तक का सबसे दिलचस्प केस क्या रहा? हर डॉक्टर का एक ऐसा केस जरूर होता है कि हाँ भाई ये बताने लायक चीज है। ऐसा कौन सा केस रहा आपकी लाइफ में? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन तब भी हाँ, एक एंजियोफाइब्रोमा को बोलते हैं, थोड़ा जटिल सर्जरी होती है ये, सुबह से लेके मेरे ख्याल से रात रात तक चली थी सर्जरी, है ना? तो वो थोड़ा सा जटिल केस था, बाकी भी आते रहते हैं बीच-बीच में। तो मतलब सुबह से लेके रात तक वो सर्जरी लगातार चलती है? लगातार चलती रही वो सर्जरी, और मतलब थोड़ा जटिल होता है, कभी-कभी वजरा स्प्रेड कर जाता है वो, है ना? जी जी है ना? और करना हमको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही टाइम लगा के धीरे-धीरे करना होता है। एक तरह से खून का गुब्बारा टाइप का होता है वो, है ना? तो जो आज की तारीख में युवा डॉक्टर्स हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? तो ये स्पेशलिटी देखिए ऐसा है कि बहुत मतलब तो सारी मेडिकल में जितनी भी स्पेशलिटी हैं उसमें डेडिकेशन चाहिए, जी परसिवरेंस चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर चाहिए, आपको लगातार लगे लगे रहना है इसमें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन छुट्टी, ये ऐसी इसकी सर्विस है ये, है ना? आपको सर्विस देनी है तो आपको हर दिन आपको आना है, पेशेंट देखना है, हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन आपको नई-नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको सीखना है, जो आपकी जितनी स्किल्स हैं उनको आपको थ्रू वर्कशॉप या थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, है ना? उनको आपको सीखना है वहाँ जाके, जी जी है ना? उसके अलावा एकेडमिक्स भी आपको जो है उसमें भी इन्वॉल्व होना है ना? जिसमें कि हम आर्टिकल वगैरह, जो नए-नए आर्टिकल जो हैं वो आपको पब्लिश करने हैं। उसके अलावा रिसर्च में भी थोड़ा-सा आपकी तरफ थोड़ा रुझान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च भी आजकल जो है, जो R&D जो है, रिसर्च में भी थोड़ा-सा ज़रूरी है मेडिकल साइंस के अंदर में। जी जी अभी अगर हम बात करें तो मार्च में जैसे कि हमने डॉक्टर साहब से स्टूडियो के पीछे बात करते हुए जाना कि 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाने वाला है, जो कि WHO के मुताबिक हर मार्च के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होता है इस दिन पर? अगर किसी को हम बताएं कि वर्ल्ड हियरिंग डे, तो लोग पूछेंगे करना क्या है इस पर? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने बताया कि हर मार्च के पहले रविवार को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है, तो इसमें करना क्या होता है, जागरूकता। जी जी तो कान से संबंधित जागरूकता हमको देनी है, मतलब कान में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सुनने की क्षमता जो है पेशेंट की, वो कैसे बचे और कैसे रिस्टोर हो, जी जी इसकी जागरूकता फैलानी होती है। तो ये एक तरह से जागरूकता फैलाने वाला काम होता है इस चीज़ में। जी जी जो आपको जो बच्चे शुरू से नहीं सुन पा रहे हैं, आफ्टर आफ्टर बर्थ, उनको जल्दी उनको डायग्नोस करना, उनको प्रॉपर स्क्रीन करना, उसके बाद उनको प्रॉपर चिकित्सा देना। वो कॉक्लियर इम्प्लांट भी हो सकता है ना? या हियरिंग एड भी हो सकते हैं, पर पहले उनको डायग्नोस करना, प्रॉपर उनको मैनेज करना। जागरूकता फैलाना पूरा समाज में, ये इस दिन का जो है गतिविधि रहती है। जी जी आपको क्या लगता है आजकल के युवाओं में इस चीज को लेकर कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है? युवाओं से खासकर मैं ये कहूँगा कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल हम जो ईयरफोन्स या हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं हाई वॉल्यूम पे, है ना? जी जी और घंटों तक करते रहते हैं, इसके वो ऑफिस आवर्स में भी हो सकता है या वैसे भी। लेकिन ये थोड़ा सा ना होता क्या है कि जो साउंड है ना, जो जो ध्वनि है, वो
बोन्स के थ्रू सीधा ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती है, जी सुनने वाला जो ऑर्गन होता है काफी आगे। जी जी तो जितना भी हो, अगर मैंडेटरी आपको यूज करना है तो उसको कम वॉल्यूम पे रखें आप, जी ठीक है। जहाँ तक वो स्पीकर का यूज करें, थोड़ा दूर रहें उससे, जी जी शोर शराबे से बचें। कुछ शौकिया हम लोग जाते हैं कि भाई आप जानते ही हैं कि वो डिस्को जैसे भी है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे में अगर हम बहुत लंबे टाइम रहेंगे तो उससे जो है कान की जो ध्वनि की दिक्कत आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी तो पहले से ही हम सचेत रहें, पहले से ही हम ऐसे उपाय करें कि भाई हमको हमारी जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रियां हैं, वो बची भी रहें। जी जी। जब हम युवाओं की बात कर ही रहे हैं तो आजकल युवाओं के ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सोशल मीडिया बन गया है कि कोई भी बीमारी हुई तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, कोई सिम्टम आया तो इंस्टाग्राम से देख लेंगे, और कोई इलाज चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके इलाज इधर उधर फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। तो इसको लेके आपको क्या कहना है कि क्या इन चीज़ों पर यकीन करना चाहिए? क्या गूगल पूरी तरीके से बीमारियों को पहचानने में सही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल जानकारी ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। जी जानकारी लेनी चाहिए, और जानकारी को जानकारी तक ही रखना चाहिए, है ना। डायग्नोज करने के लिए अगर आप किसी टूल को यूज़ कर रहे हो तो वो मैं एडवाइजेबल नहीं है। जी जी आप जानकारी लो, सब चीज़ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जी पर डायग्नोज करना और मैनेजमेंट करना ये अलग चीज़ें हैं। जी उसके लिए आपको विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जी जी तो उससे होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट मिसमैनेजमेंट मैनेजमेंट होके आ रहे होते हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं। जी जी तो वो हमको थोड़ा-सा पेशेंटों को या नॉर्मल पब्लिक को बोलना है, आप ज्ञान पूरा लें, जी ऐसा नहीं है, जानकारी पूरी प्राप्त करें। पर जब बात आती है मैनेजमेंट वाली, तो फिर आपको विशेषज्ञ की राय लेनी ज़रूरी होती है। जी जी। गायकों में काफ़ी चलन है इस बात का कि हमें सुनने में आता है कि वोकल रेस्ट नाम की एक टर्म सुनने में आती है कि गले को रेस्ट देने के लिए वोकल रेस्ट दिया जाता है। ये क्या प्रोसेस क्या है ये? तो वोकल नोड्यूल्स बोलते हैं, वोकल पॉलिप बोलते हैं हम लोग, है ना। जी जी तो जो वोकल कॉर्ड है अंदर ये तार की तरह होता है, जी शटर की तरह बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना। जी तो जब हम बोलते हैं तो ये बंद होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो खुल जाते हैं। जी जी तो कुछ कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें कि हमको तेज आवाज में बोलना पड़ता है, जैसे कि आपने बताया गायक हो गए, है ना, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करनी पड़ती है। जी जी लॉयर्स हो गए, या टीचर्स हो गए, टीचर्स नोड्यूल बोला जाता है इनको मेडिकल टर्म में। जी जी तो उनमें ये छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं वोकल कॉर्ड के ऊपर में, उनको बोलते हैं वोकल्स नोड्यूल्स, जी है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेसिफिकली कुछ प्रोफेशंस में है। हाँ, उसमें वॉइस रेस्ट देना, कंप्लीट हाइड्रेशन करना, आप बीच में पानी पीते रहना, जी जी है ना, एसिडिटी ना हो इसका ध्यान रखना। तो उससे इसको काफ़ी, और वॉइस थेरेपी जी जी या स्पीच थेरेपी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी। मतलब और अपने गले को रेस्ट देना। अगर पॉलिप बन गया है ना, गांठ लटक गई है बन के, तो उस केस में फिर सर्जरी करनी पड़ती है, उसको हम एमएलएस बोलते हैं ना। जी 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 और बेटर ये है कि वॉइस को, जो वॉइस भी एक हाइजीन है, उसको बोलते हैं वॉइस हाइजीन। जी जी कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कितनी लाउडनेस में बोलना है ना। तो उसके लिए टिपिकली उस पेशेंट को वो बताई जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है। जी जी जी। अभी आपने हेडफ़ोन्स की बात की कि जो युवा हैं आजकल हेडफ़ोन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है कि 1 घंटा अगर आपने हेडफ़ोन यूज़ किए हैं, तो एक इतनी क्वांटिटी में बैक्टीरिया बनने लग जाएगा कान में। तो क्या ये सच है? देखिए, क्वांटिटी कितना बैक्टीरिया बनेगा, ये तो अब जो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये तो बता पाना, जब तक कि आप उसमें से उसका कल्चर ना कर लो। जी, जी। वही बात है ना, कल्चर करके फिर आप देखोगे तब भी तो पता चलेगा आपको कितना बैक्टीरिया होता है, नहीं होता है ना। जी, जी। नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से लगा रहे हो ना, तो एक तरह से वो फॉरेन चीज़ है, फॉरेन बॉडी एक तरह से, है ना। अगर मैं हेडफ़ोन भी लगा रहा हूँ तो एक तरह से फॉरेन बॉडी है। जी, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो है, जी। और कितना बैक्टीरिया है, कितना वायरस है, कितना उसमें फंगस है, वो तो टिपिकली कल्चर के बाद ही हम बता पाते हैं। जी, जी। ये एग्ज़ैक्ट फिगर बताना संभव नहीं है। तो एक्चुअल में कान को पूरी तरीके से साफ रखने का सबसे सही तरीका क्या है? क्योंकि ईयरबड्स को भी अभी आपने कहा कि गलत हैं, बाहर की कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है तो फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो सही तरीके से कान को कैसे साफ रखें? तो भगवान ने या कुदरत ने मतलब कान को अपने आप साफ होने की क्षमता दी है। जी, जी। कान के अंदर सीलियाज होते हैं, छोटे हेयर होते हैं, मतलब जो कि खुद अपने आप जब हम बोलते हैं या हम चबाते हैं जी, जी। तो वो एक्सट्रूड करते हैं। जी। आप जानते हैं कि कान में वैक्स होता है ना, कान उसको मैल बोलते हैं हम लोग। जी, जी। ये नॉर्मली स्किड होता है, और जब हम बोलते हैं तो ये अपने आप ही शेड उतरता है बाहर की तरफ में। अच्छा। पर कभी-कभी ये इकट्ठा होता चला जाता है एक साथ में, तब हमको उसको साफ करना होता है। जी। चाहे हम उसमें
कुछ ड्रॉप दें या कुछ सक्शन करें। जी और कान में अगर हम कुछ बाहर से डालेंगे ना, तो वो क्या होगा कि एक तो ट्रॉमा होगा, कान के अंदर में चोट लगेगी बाहर वाले कान में, जी या जो वैक्स है वो फर्दर पर्दे की तरफ से बढ़ जाएगा, है ना? जी जी जो कि और ज़्यादा हानिकारक है, ना कि फ़ायदेमंद। जी जी। आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने युवा डॉक्टर्स की बात की, हमने युवाओं को कैसे इस चीज़ को लेके जागरूक करना है इसकी बात की। कान, नाक और गले को लेके अगर सबसे ज़्यादा समस्याएँ देखें तो जो बड़ी एज के इंसान होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें पाई जाती हैं। तो उनको आपको क्या लगता है कि क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसको लेकर? देखिए, कुछ समस्या है कि वो तो एज के साथ में होंगी, जैसे हम उसको बोलते हैं प्रेस्बाइकोसिस, जी, जी। है ना? एज के साथ में हियरिंग लॉस होना, जी, जी। क्योंकि एक एज के बाद हर किसी को होना है, मतलब, है ना? जी। तो उस केस में क्या होता है कि वो पेशेंट कम सुन रहा है, वो क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है टीवी का, है ना? जी, जी, जी। और हमको इसी चीज़ के लिए उनको थोड़ा-सा जो है ना जागरूक करना है कि अगर वही पेशेंट हियरिंग एड का इस्तेमाल करेगा, जी, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, जी, जी। है ना? नंबर 2, कुछ समस्याएँ इसके साथ में आती हैं, उसमें नाक कान गले की समस्या भी है ना? तो प्रॉपर केयर होना, है ना? एडल्ट जो गैस्ट्रिक एज ग्रुप बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जी। है ना? तो इनकी प्रॉपर इनका डायग्नोज होना, प्रॉपर इनकी केयर होना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी। तो अंत में सर आप हम देखते हैं कुछ बुजुर्ग होते हैं, वो बताते ही नहीं है कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है या गले में दिक्कत हो रही है ना, जी, जी। लेकिन हमको जो है ना कुछ दिन को देखना होगा, और उसके बाद प्रॉपर उनका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कर पाएँगे उनका। जी, जी। अंत में सर हमारे व्यूअर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? व्यूअर्स को सलाह यही है कि जो अपने कान, नाक और गले, इन तीनों का पूरा ध्यान रखें, और जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो कुछ करना है, जो नहीं करना है, उनको पूरी तरह से फ़ॉलो करें। आप इन्फॉर्मेशन पूरी लें, जी, जी। और जब भी आपको समस्या हो, बिना संकोच आप अपने डॉक्टर को, जिस पे कि आप भरोसा करते हो, जी। उसको आपको दिखाना है, और उसको फिर फ़ॉलो करना है, और उसी को आप आगे लेके चलते हैं। जी, सर थोड़ा-सा हमें डॉग स्ट्रीट हेल्थ केयर और इंटीग्रिटी के बारे में भी बताएँ। तो ये कंपनी है जो कि टिपिकली नाक कान गला और आइज़ में जो है हम वो कर रहे हैं, तो जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी हेल्प करना जो भी है, जी, जी। वो हम उसमें करते हैं। जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा कान, नाक और गले को लेकर। उन्होंने डॉक्टर साहब से जाना होगा कि इन चीज़ों का ख़ासकर कि इस मौसम में कैसे ध्यान रखना है। इसी के साथ अब मैं डॉक्टर साहब से विदा लेना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें अपना समय दिया। और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का कि उन्होंने अपना समय देकर इस पूरे इंटरव्यू को देखा। हम आपसे जुड़े रहेंगे और ताज़ा खबरों और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज़। धन्यवाद।